ये हैं राधा कृष्ण दमानी। क्या आप नहीं जानते इन्हें? तो क्या आपको डीमार्ट के बारे में पता है? जी, यही हैं डीमार्ट के ओनर, जिन्हें पिछले साल इंडिया के दूसरे अमीर इंसान का खिताब मिला था। जब इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की थी तब करीबन 9 सालों तक, यानी करीबन 2011 तक इनके सिर्फ 25 स्टोर ही थे। लेकिन फिर पिछले 10 सालों में बड़ी तेजी से इन्होंने इंडिया भर में लगभग 200 से ज़्यादा स्टोर खोल लिए। तूफान आंधी आए या कोविड और भी ज़्यादा बढ़ जाए, आज तक डीमार्ट का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ। बल्कि लॉकडाउन के वक्त डीमार्ट की सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और 2020 में उनका टर्नओवर करीब 23,000 करोड़ का था। लेकिन आखिर क्या है दमानी जी की सक्सेस का राज? पहला कारण तो ये है कि वो कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। कॉलेज के ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी राधा कृष्ण दमानी जी ने हमेशा सही वक्त पर सही कदम उठा के आज खुद को इंडिया के वॉरेन बफेट बना दिया। और दूसरा कारण है स्कैम 1992 वाला हर्षद मेहता। लेकिन कैसे, यही सोच रहे हैं ना आप? हर्षद मेहता स्कैम का दमानी जी की सक्सेस में क्या हाथ था? शुरुआत करते हैं दमानी जी के जन्म से। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 में मुंबई के एक छोटे से मारवाड़ी परिवार में हुआ था। वैसे तो उनका परिवार किसी शानदार बंगले में नहीं रहता था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे जिनका नाम था शिव किशन जी दमानी, जिस वजह से बड़े होने पर राधा कृष्ण जी को भी कॉमर्स के क्षेत्र में ज़्यादा पुश किया जाता था। घर वालों की बात सुनकर उन्होंने कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना था, बेल बेयरिंग का। तो दमानी जी ने अपने बिजनेस के पीछे कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उस मेहनत का फल मिलने से पहले ही उनकी लाइफ ने ले लिया एक अलग मोड़। अचानक से उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई ने उन्हें कहा कि तुम भी स्टॉक ब्रोकरेज में लग जाओ, और बस फिर वो बन गए स्टॉक ब्रोकर। उस समय उन्होंने स्टॉक मार्केट, शेयर एक्सचेंज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा और अगले कुछ सालों में ही उनका नाम भी उस टाइम के टॉप ब्रोकर्स की लिस्ट में आ गया। फिर कुछ सालों तक उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर बनकर ही काम किया। कुछ सालों तक स्टॉक ब्रोकर बनने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो स्टॉक ब्रोकरेज नहीं बल्कि स्टॉक ट्रेडिंग करनी पड़ती है। जब वो 32 साल के थे तो उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया। हर किसी की तरह ही उन्हें भी शुरुआत में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर आगे कंटिन्यू सीखने के बाद उनकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर में भी होने लगी। और 80s के समय में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े और सबसे डेंजरस ऑपरेटर बेयर कोर्टेल के ओनर मनु मानिक से हुई। दमानी जी काफ़ी इंस्पायर थे मनु मानिक से। दरअसल मनु मानिक स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करता था और उस टाइम बड़ी बड़ी कंपनी मनु मानिक के नाम से ही डरती थी, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए किसी भी कंपनी के शेयर को आसमान से ज़मीन पर ला देते थे। मनु मानिक का शॉर्ट सेलिंग का एक अलग ही तरीका था और दमानी जी भी उस तरीके को सीखना चाहते थे। और फिर इसके लिए दमानी जी भी मनु मानिक के साथ पार्टनर बन गए और शॉर्ट सेलिंग सीखने लगे। शॉर्ट सेलिंग सीखने के बाद दमानी जी भी स्टॉक मार्केट में मनु मानिक की स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगे और ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करने के बाद उन्हें पहले से भी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। अब बात करते हैं कि कैसे राधा कृष्ण जी के सक्सेस में हर्षद मेहता का हाथ था। तो बेसिकली जब दमानी जी ने परफेक्ट स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करना शुरू किया था, उसी समय पर 1992 हर्षद मेहता वाला कांड भी हुआ था। तभी दिन पर दिन स्टॉक मार्केट ऊपर उठता जा रहा था और लोग भी पागलों की तरह स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन दमानी जी को अपने स्टॉक ब्रोकरेज वाले एक्सपीरियंस के कारण ये पता था कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए बिना उस कंपनी के स्टॉक्स इतने बढ़ ही नहीं सकते, कुछ तो झोल है। उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि कोई तो इलीगल तरीके से स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लेट कर रहा है और फिर इसलिए उन्होंने स्टॉक खरीदने की बजाय उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और कितनी बार आप ये वर्ड भी सुन चुके हैं शॉर्ट सेलिंग का। नॉर्मली हम पहले शेयर को बाय करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका अपोजिट होता है। इसमें शेयर पहले सेल किया जाता है और फिर उसे बाय किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है, शेयर जब नॉर्मली बाय करते हैं तो प्राइस अप जाने पर हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में प्राइस डाउन होने पर हमें प्रॉफिट होता है। आई नो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, आई एक्सप्लेन इट। समझिए, ये 2 इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए ने कंपनी के 10,000 शेयर बाय किए और बी ने 10,000 शेयर सेल किए। अब आप ये सोचोगे कि जो शेयर बाय ही नहीं किए उन्हें सेल कैसे किया। शॉर्ट सेलिंग में शेयर लोग अपने ब्रोकर से बोरो करते हैं, यानी उधार पर लेते हैं। इन बोरो किए हुए शेयर को बी ने 10,000 में बेचा, लेकिन समझो कि किसी कारण से कंपनी के शेयर 5,000% गिर गए, तो तब इन्वेस्टर ए को 5,000 का लॉस हुआ
और इन्वेस्टर बी को 5,000 का प्रॉफिट। इस तरह जिन लोगों ने हर्षद मेहता वाली स्कैम में शेयर बाय किए थे उन्हें स्कैम पता पड़ने पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ और शॉर्ट सेलिंग करने वाले दमानी जी रातों रात मालामाल हो गए, जिसके बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा भी आ गया और फिर डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे। जैसे कि 1995 में वो HDFC बैंक के बिगेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे। उन्होंने VST इंडस्ट्री और इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया, पर उनका माइंड अभी भी कुछ अपना बिजनेस करने पर अटका हुआ था। तो फिर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने 1999 में स्टॉक से आए हुए पैसों से अपना बाजार की फ्रेंचाइजी खरीद ली और फिर उन्होंने अपने सपनों की पहली नींव रखी। ये सपनों की बिरयानी जल्द ही बिखर गई क्योंकि उन्हें अपना बाजार का मॉडल कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की ही सुपरमार्केट चेन शुरू कर दी जाए। तो बस फिर 2002 में मुंबई के पवई एरिया में डीमार्ट के फर्स्ट स्टोर की ओपनिंग की और यहाँ से उनके सपनों ने जो फ्लाई करना शुरू किया वो अभी तक चल रहे हैं। अब ये बात तो सच है कि डीमार्ट ने राधा किशन जी को इंडिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बना दिया, लेकिन डीमार्ट की सक्सेस के पीछे दमानी जी की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का हाथ था। उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये थी कि शुरुआत में बिजनेस को एक्सपैंड करने की बजाय उन्होंने प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस किया। स्टार्टिंग में उनके पास जितने स्टोर थे सिर्फ उन पर ही फोकस करने की वजह से वो डीमार्ट की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें पता रहता था कि कहाँ से और कितने कीमत पर सामान आ रहा है, और एक खासियत उनकी ये थी कि वो हमेशा अपने सप्लायर्स और वेंडर्स से काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाए रखते थे। जहाँ अदर लोग सप्लायर से माल लेने के बाद महीनों तक उनकी पेमेंट नहीं देते, वहीं दमानी जी कुछ ही दिनों में पेमेंट दे दिया करते थे, जिस वजह से सप्लायर का विश्वास उन पर बढ़ने लगा और फास्ट पेमेंट के कारण सप्लायर दमानी जी को काफ़ी डिस्काउंट भी देने लगे। लेकिन यहाँ भी दमानी जी ने अपने प्रॉफिट का नहीं सोचा, बल्कि सप्लायर से मिला डिस्काउंट वो अपने कस्टमरों को दे दिया करते थे। उनकी थर्ड स्ट्रेटेजी थी कि उनकी दूरदृष्टि या लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो जब भी किसी नए स्टोर के लिए ज़मीन देखते थे वो उसे लीज पर नहीं लेते थे, डायरेक्ट बाय किया करते थे, ताकि लॉन्ग टर्म में उन्हें 5-6 ज़ीरोज़ लगा के रेंट ना देना पड़े। और जो पैसे वो रेंट में सेव किया करते थे वो भी कस्टमरों को डिस्काउंट में दे दिया करते थे। आपने भी देखा ही होगा, अक्सर डीमार्ट के स्टोर पर भयंकर वाला डिस्काउंट लगा होता है। कितने दुकानदार तो डीमार्ट से खरीदकर अपनी शॉप्स में बेचा करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस चीज़ ने उन्हें सक्सेस दिलाई वो थी उनकी सादगी। जी, सादगी यानी सिंप्लिसिटी। दमानी जी को पता था कि उनके एंटरप्राइजेस का मेन पर्पस है लोगों को कम प्राइस में डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट बेचना, और लोग भी यहाँ यही बाय करने आएंगे, ना कि डीमार्ट में शॉपिंग एक्सपीरियंस लेने आएंगे। जिस वजह से दमानी जी ने कभी भी बाकी सब चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, यानी उन्होंने हमेशा डीमार्ट को डेकोर सिंपल और इजी रखने में ही वर्क किया। दमानी जी के इस मास्टरमाइंड के कारण आज पूरे देश में डीमार्ट के 230 स्टोर से भी ज़्यादा हैं और उनका एनुअल टर्नओवर है 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट कर बताना। एंड मेक योर ब्रेन स्मार्ट।